अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे HCV चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के दो क्वेश्चंस 22nd and 23rd. In a simple Atwood machine, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley. In a typical arrangement, m1 300 gram, m2 600 gram, the system is released from rest. आगे बहुत सारी बातें पूछी हुई है, तो इसको डिटेल में समझेंगे जरा. वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, पर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हों तब. तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं इसको डिटेल में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. पूरी बातें आप ध्यान से सुनना ताकि वो फॉर्मूले आपको याद रहें, भूल जाने पर जल्दी से डिराइव भी हो जाएं. तो ये है वो एटवुड मशीन. होती क्या है ये? इसमें यह है एक लाइट स्मूथ पुली, फिक्स्ड पुली या क्लैम्प्ड पुली है ये. और ये पुली है कैसी? लाइट. लाइट का मतलब क्या होता है? जो मासेस सस्पेंडेड है उनके सामने इसका मास नेग्लिजिबल है. जैसे पुली 100 ग्राम की है और ये किलोग्राम में 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम ऐसा यदि कुछ है, मतलब ही पुली के मास को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं बिफोर m1 एंड m2. ऐसी पुली कहलाती है लाइट पुली. स्मूथ का मतलब क्या होता है? तो इसका एक्सेल होगा यहाँ ऐसा. एक्सेल और पुली के बीच फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं स्मूथ पुली. तो ये एक फिक्स्ड लाइट स्मूथ पुली. और ये एक रोप. ये रोप कैसी है? मासलेस. फिर से वही बात, मासलेस का मतलब बगैर मास की ऐसा नहीं है, हवा की बनी हुई ऐसा नहीं है. उस रोप का मास इन m1 m2 के सामने नेग्लिजिबल है, तो मास लेस है ये स्ट्रिंग. और दूसरी बात, ये इन एक्सटेंसिबल है. इन एक्सटेंसिबल मतलब लंबाई में ना खिंचने वाली. और इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर ये दो मासेस सस्पेंडेड है, m1 एंड m2. और जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. इसको मान लो पकड़ के रखा हुआ है हमने और छोड़ा, यानी रेस्ट से रिलीज किया जब सिस्टम को. तो यदि m2 ज्यादा है, m2 लार्जर है, जैसा इस क्वेश्चन में 600 ग्राम है ये और ये 300 ग्राम, तो जब रिलीज करेंगे सिस्टम को तो ये हेवियर है, ये लाइटर है, तो ये सिस्टम इस तरह मूव करेगा, ये नीचे और ये ऊपर. और क्योंकि ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए जितना डिस्प्लेसमेंट m2 का नीचे होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा. मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में है पर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं. यानी हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? x2 इक्वल्स टू x1. ये इनके डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन आ गया. ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आया कि क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है इसलिए ऐसा हो पाया. अब यदि डिफरेंशिएट कर दें इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा? तो ये ऐसा हो जाएगा v2 इक्वल्स टू v1. मतलब जो वेलोसिटी इसकी होगी डाउनवर्ड्स, वो इसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड्स. यानी वेलोसिटीज के भी मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं. और फिर से एक बार कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट इसे, तो a2 बराबर a1 हो जाएगा. और इसी को क्वेश्चंस में हम a मान लेते हैं. तो जैसा यहाँ दिखाया हुआ है और क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि m2 लार्जर है और इसलिए ये नीचे जाएगा. जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से मैग्नीट्यूड में ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा. तो ये इनका कॉमन एक्सेलरेशन है. तो ये रिजल्ट डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं. इसमें आया है ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से कि दोनों के एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड सेम है. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछते क्या है? हमसे पूछा जाता है जनरली टेंशन इन द स्ट्रिंग, फिर इनके एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड, और जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली. ये क्लैंप दिखाया हुआ है, क्लैंप ने पुली पर कितना फोर्स लगाया वो भी हमको फाइंड आउट करना है. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमको याद रहने चाहिए, वो अभी हम डिराइव कर लेते हैं. अब इस ब्लॉक की यदि मैं स्टडी करता हूँ m2 की, तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे? तो एक तो होगा T. ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन दिस मास m2. क्योंकि मैं स्टडी इसकी कर रहा हूँ, रोप पर फोर्स नहीं दिखा रहा हूँ.
ये है M2 पर जो रोप ने लगाया, और क्योंकि ये मास लेस है रोप, इसलिए इतना ही टेंशन इधर भी होगा। और ये टेंशन भी मैंने M1 पर शो किया है, क्योंकि मैं M1 के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा या M2 का बनाऊंगा, तो ये T और ये T इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रस्सी मासलेस है, इसलिए टेंशन थ्रू आउट द रोप विल बी सेम। अब इस पर दूसरा एक फोर्स आएगा, कौन सा? वो इसका वेट। कहाँ काम करेगा वो करेगा डाउनवर्ड्स। यहाँ होगा इसका वेट M2 का, और इसका वेट इधर होगा। ये वेट शो करने पड़ेंगे हमको। ये कितना? तो ये होगा M2G, और ये कितना होगा? M1G। और पहले ही डिसाइड हो चुका है, क्योंकि M2 बड़ा है इसलिए नीचे जाएगा, ये ऊपर। तब सेकंड लॉ लगाकर इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। क्या लिखेंगे हम इसकी इक्वेशन? नेट फोर्स कितना होगा? क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए M2G लार्ज आ रहा है, यानी M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, पर एक बार करके जरूर देखना है। सीधे फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, कि नहीं तो आप किसी भी सवाल में इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे यदि आपने सॉल्व नहीं किया है तो। और सॉल्विंग भी बहुत आसान है। जैसे ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये कहाँ से आया? ये रिजल्ट कोई आपको डिराइव नहीं करना है, ये तो आप सीधे उसमें लगा दोगे। तो इसकी इक्वेशन लिखी मैंने, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। अब इसकी इक्वेशन लिखें तो क्या होगी? वो T माइनस M1G इज इक्वल टू क्या आएगा? M1A। और ऐसा हम कैसे लिखते हैं? ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है, मतलब ये फोर्स बड़ा है, ये लार्जर माइनस स्मॉलर, ये नेट फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे इसमें ये ऊपर जा रहा है, मतलब T बड़ा है, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। दो इक्वेशंस बन जाती हैं, और इनको ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? ये T कैंसिल, इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिला? M2 माइनस M1 इंटू जी, और इधर तो ऐड हुए हैं, ये इसको इधर ले आया मैं, M1 प्लस M2, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब इसे ही हमें रट लेना है आगे के लिए। पर आप ये देख लेना कि वो वही सिचुएशन है कि नहीं, उसी तरह का अरेंजमेंट है कि नहीं, तभी फिर लगाना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको रट गया। क्या हो गया? क्या हो गया फॉर्मूला? पीछे चले जाते हैं, ये है फॉर्मूला। ये एक्सेलरेशन हुआ, और टेंशन कितना होगा? तो टेंशन के लिए इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे इसमें डाल देते हैं। तो T बराबर कितना होगा? इस इक्वेशन से इसको इधर ले जाएंगे, M1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? A प्लस जी, और ये है A, कितना है A? M2 माइनस M1, तो G का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर G कॉमन कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? M2 माइनस M1, ये मैं लिख रहा हूँ T को लिखते समय ये उधर जाएगा, M1 कॉमन आया, A प्लस जी, ऐसा होगा। तो M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2, ये आया। और इसमें और कौन ऐड हो रहा है? और ऐड हो रहा है इसमें G। ऐसा ये इक्वेशन आया। आगे इसको सॉल्व करें तो M1, और अब ऊपर क्या आएगा? M2G माइनस M1G, एलसीएम लेंगे तो प्लस M1G प्लस M2G अपॉन M1 प्लस M2। और अब इसमें से क्या चीज कैंसिल? ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये दोनों मिलके कितना हुआ? 2M2G, 2M2G, और ये ऑलरेडी यहाँ है M1, यानी M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया हमारे पास में टेंशन का फॉर्मूला। तो आप एक बार इसको डिराइव कर लेना, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर इनको आप हमेशा के लिए अब दिमाग में फिट कर लेना। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों फॉर्मूलों को, और देखो इसको रिकॉल करना भी बड़ा आसान है। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा? तो ये सोचना कि बड़ा फोर्स कौन सा है। बड़ा ये है M2G, छोटा ये है, तो नेट फोर्स कितना है? नेट एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स, तो वो है M2G माइनस M1G, वही यहाँ आ रहा है देखो। तो नेट ड्राइविंग फोर्स M2G माइनस M1G,
अपॉन टोटल मास जो मोशन में आया, मतलब m1 प्लस m2। तो इसको याद रखना भी आसान है, याद रखना है नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब m2g माइनस m1g, तो g हो गया कॉमन अपॉन टोटल मास इन मोशन m1 प्लस m2। ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। इसकी जरूरत पड़ती है इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए। फिर टेंशन कितना है, टेंशन कितना है, तो यदि ये न्यूमेरिकली आया है आपके पास में तो ये टी आप लिख सकते हो m2 इंटू जी माइनस ए, नीचे जा रहा है इसलिए। और यहां से आप लिख सकते हो m1 इंटू जी प्लस ए, डायरेक्ट वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपवर्ड डाउनवर्ड वाले वो फॉर्मूले पता ही होंगे, अदरवाइज ये आपको याद हो। ट्वाइस m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये दो फॉर्मूले एटवुड मशीन के लिए याद रखने में बुराई नहीं है। अब आते हैं हमारे सवाल पर। क्या पूछा है पहले पार्ट में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट ब्लॉक मतलब कौन सा, ये इसका मास कितना दिया हुआ है 300 ग्राम, ये ग्राम का है जी, नॉट 300 जी, मतलब 300 इंटू 10 मत कर देना, ये जी है ग्राम का। ग्राम मतलब कितने किलोग्राम, 0.3 किलोग्राम, और 0.3 ये होगा इंटू जी, मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10 जो लेना है। और ये कितना है, ये है 0.6, 600 ग्राम बोला हुआ है, यानी 0.6 जी है। तो जब आपको ये पता करना है कि फर्स्ट ब्लॉक ने मतलब इसने इसने 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमको चाहिए होगा एक्सेलरेशन, और फिर हम इक्वेशंस काइनेमेटिक्स की लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला पार्ट। तो पहले पार्ट के लिए पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, ये माइनस ये, यानी 0.3 जी, ये लगाया मैंने, अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 0.9, 0.9 ये आ जाएगा, ये आ गया जी बाय 3। एक्सेलरेशन है जी बाय 3 और जी को 10 डाला जा सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन। अब क्या पूछा आपसे, पहले 2 सेकंड में इसने कितना मूव किया, तो क्या यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे। और टी इक्वल टू 0 पर सिस्टम को रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया। ये हमसे पूछा हुआ है एस, तो एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन जी अपॉन 3, और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, मतलब 2 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4, 2 से ये कट कैंसिल करोगे तो 2g अपॉन 3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, मतलब 20/3, और 20/3 मतलब हो गया कितना 9.8, यदि यूज करोगे तो 9.8 ये सब सॉल्व होकर ये आ रहा है 6.5 मीटर, सीधी सी बात। 2 इंटू जी 9.8 यूज किया अपॉन 3, तो ये सब सॉल्व होकर आ रहा है 6.5 मीटर के बराबर, ये पहला आंसर है 6.5 मीटर। एक आंसर तो ये हो गया, ये सॉल्व कर लेना आप। 2/3 इसको 0.67 लिखकर 0.67 इंटू 9.8 कर सकते हैं, या जो कुछ आपको करना है, होना ये है। फिर बी में क्या बोला है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है, ये याद आ गया तो बहुत अच्छी बात। टेंशन यहां से निकल आएगा, 2 मासेस लेना है यहाँ पर, यानी 0.3 इंटू 0.6 इंटू जी 9.8 ले रहे हैं, तो अपॉन टोटल मास मतलब 0.9, 0.9 मतलब ये कितनी बार, 3 बार कैंसिल, और 3 से ये यहाँ आ जाएगा 0.2। तो बस अब आगे इसको सॉल्व कर लेना। टेंशन की वैल्यू आएगी 3.92, 3.92 न्यूटन, मतलब ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये हो सके तो याद रखो, पर कौन से सवाल में अप्लाई करना है ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दो तो बातें हो गई, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, मतलब क्या पूछा है, क्लैंप ने पुली पर कितना लगाया, तो ये दोनों टी हैं, यदि तो अक्रॉस पुली 2t होगा। मतलब ऐसा यदि आप पुली बनाओगे
तो ये दोनों फोर्सेस होंगे टी टी, तो मैंने यहाँ नहीं दिखाए, ये होंगे टी टी। तो अक्रॉस द पुली यहाँ आएगा टू टी, और ये हमको फाइंड आउट करना है टू टी। पार्ट सी में टू टी फाइंड करना है। तो टू टी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस 3.92 इंटू टू, तो बस ये 7.84 न्यूटन हो गया, 7.84 न्यूटन। तो इसमें कुछ खास करना नहीं था। अब ये क्वेश्चन 22nd का ही पार्ट है। कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्या थी प्रीवियस प्रॉब्लम। ये कितना था, 600 ग्राम, ये था 300 ग्राम। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक तो m2g नीचे यानी 0.6 g न्यूटन, दूसरा था टेंशन T। इसके ऊपर फोर्सेस 300 ग्राम का था, ये 0.3 g नीचे और T ऊपर। और हुआ ये था कि ये वाला ब्लॉक g/3 से नीचे जा रहा था और ये g/3 से ऊपर। सिस्टम को जब रिलीज किया था उस इंस्टेंट को जीरो मान लेते हैं। और इस क्वेश्चन में ये कहा है हमसे कि सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करने के 2 सेकंड के बाद इस M2 को मोमेंटरीली स्टॉप कर दिया, मतलब पकड़ा और छोड़ दिया। बहुत देर तक नहीं पकड़े रखा है, बस पकड़ा इसको और छोड़ दिया। तो ऐसा सोचें कि जैसे ही हम इसको स्टॉप कर देंगे होगा क्या, कि रस्सी स्लैक हो जाएगी, ये ढीली हो जाएगी, और ढीली होने से टेंशन जीरो हो जाएगा। दोनों का टेंशन उस पीरियड के लिए जब तक इसको तुमने होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था, उस थोड़े से समय के लिए टेंशन जीरो हो गया। और टेंशन यदि जीरो हो गया तो ये दोनों की मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, सिर्फ वेट काम करेगा इनके ऊपर। और फिर हमसे बोला है कि कितने समय के बाद, फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। मतलब इसको जब तुमने होल्ड किया उस इंस्टेंट के बाद कितने समय के बाद वापस रस्सी टाइट हो जाएगी, ये हमको पता करना है। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं। t=0 पे सिस्टम को रिलीज किया, हुआ क्या, ये नीचे जा रहा था g/3 से, ये g/3 से ऊपर। हम ये पता करते हैं कि m1 इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 सेकंड के बाद, t=0। और अब हम पता कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर 2 सेकेंड। ये पहले की कहानी है। 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v=u+at लगाएंगे। u कितना, तो t=0 पर तो सिस्टम रिलीज हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है g/3 इंटू टाइम कितना बोला है 2 सेकेंड, मतलब ये होगा 2g/3 मीटर पर सेकेंड। ये होगी इसकी वेलोसिटी। और ये है कौन सा इंस्टेंट, जब इसको पकड़ लिया है, स्टॉप कर दिया है, वो इंस्टेंट है ये। उस इंस्टेंट पर यदि हम m1 को सोचें तो m1 की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है इसकी, अभी की हमने सॉल्व 2g/3 है। और एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब कितना, यदि वेलोसिटी पॉजिटिव मान लें तो एक्सेलरेशन -g। ये है इसकी कहानी m1 की, जब इसको स्टॉप कर दिया तब। और m2 के हाल क्या है, m2 की यदि बात करें तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर m2 को तो होल्ड किया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और छोड़ देने पर एक्सेलरेशन नीचे होगा +g, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी 0। और ये इस इंस्टेंट को जब ऐसा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2g/3, एक्सेलरेशन -g, इसकी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन +g। इस इंस्टेंट को वापस हम क्या मान लेते हैं, t=0। फर्दर एनालिसिस के लिए, फॉर फर्दर एनालिसिस शुरू से नहीं, इस इंस्टेंट को, कौन सा ये पॉइंट ऑफ टाइम है 2 सेकेंड, इस इंस्टेंट को क्या मान लिया। और फर्दर एनालिसिस टेकिंग दिस इंस्टेंट, कौन सा वाला, 2 सेकेंड, टू बी 0।
इस इंस्टेंट के बाद, क्योंकि वही हमसे टाइम पूछा हुआ है, इसको पकड़कर छोड़ने के बाद कितने समय में वापस रस्सी टाइट हो जाएगी, तो इसको हमने 0 मान लिया। और अब ये रस्सी टाइट तब होगी जब दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएं। इसको हमने पकड़ा, ये ऊपर जाता रहा, ये रस्सी ढीली होती रही, और फिर इसे छोड़ा, ये नीचे आया। तो यदि ये y ऊपर गया और ये y नीचे चला जाए तो क्या होगा, वापस रस्सी टाइट हो जाएगी। मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को बराबर कर देना है बस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट s1 है मान लो, उसे s2 के बराबर कर देना है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s1 इज इक्वल टू यू मतलब ये 2g/3 यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये t कौन सा है, इस इंस्टेंट को 0 मानने के बाद, दूसरे सेकंड को 0 मानने के बाद का समय है ये t। जैसे वो आया 5 सेकंड, शुरू से 5, तो 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड हो जाएगा, ऐसा कहना है मुझे। तो ये हुआ s1 और s2 क्या होगा, इसके लिए u तो 0 है, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर इज जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/3 इंटू टी। एक t कैंसिल आउट, एक g कैंसिल आउट, तो बस ये t बराबर आ गया 2/3 सेकेंड। ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। बस आपको इसको एक दो बार करना भी पड़ेगा और इसमें सोचना ज्यादा है आपको। ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर एनालिसिस के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम 0 बनाकर और दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को इक्वल कर देते हैं, तो हमको वो टाइम मिल जाता है। शुरू से यदि पूछा होता टाइम कितना है, सिस्टम को रिलीज किया, इसको मोमेंटरीली स्टॉप किया, छोड़ा, तो आपको 2/3 और 2 सेकेंड को ऐड कर देना है, तब वो टोटल टाइम इलैप्स्ड हो जाएगा। पर यहाँ टोटल टाइम नहीं पूछा है हमसे। बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, मतलब इसको पकड़ा, छोड़ा, उस बीच स्लैक आया और छोड़ने पर वापस रस्सी टाइट हो गई, वो पीरियड ऑफ टाइम कितना है या वो टोटल टाइम कितना है, वो 2/3 सेकेंड होगा। तो ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।